हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी घर पर। तो आज का जो टॉपिक है वो किरचॉफ लॉ हम पढ़ेंगे। दो किरचॉफ लॉज हैं, एक करंट लॉ है और एक दूसरा वोल्टेज लॉ है। एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। उससे पहले जो इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा है जैसे कि मिक्सिंग ऑफ सेल्स। तो एक तरह से ये जो है ना, इस चैप्टर का जो ये हमारा चैप्टर थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक अलग कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है। इसमें किरचॉफ लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही इजी भी हैं, समझने में भी इजी है और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, ओम्स लॉ इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर सिंपल सर्किट्स। जो ओम्स लॉ है वो सिर्फ सिंपल सर्किट्स के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स किरचॉफ लॉज कैन बी यूज्ड टू फाइंड करंट और वोल्टेज। करंट या वोल्टेज को निकालने के लिए किरचॉफ लॉज यूज किए जाते हैं। जनरली ये दो लॉज हैं। पहला किरचॉफ फर्स्ट लॉ कह सकते हो, किरचॉफ करंट लॉ कह सकते हो, या इसको जंक्शन रूल भी कह सकते हैं। तीन नाम होंगे इसके। तो किरचॉफ लॉज समझने से पहले छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपको समझने हैं, जैसे कि जंक्शन क्या होता है, पाथ क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई पाथ है, मान लीजिए जैसे ये वायर है, किस तरह से कोई एक स्ट्रेट वायर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से जोड़ रखी दूसरी वायर इस तरह से। तो एक ये पॉइंट आ गया जहाँ पर दो वायर जुड़ी हुई है। आगे जाकर इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो वायर है आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये तो हो गया पाथ, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट पाथ है। दोबारा से बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये आगे टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फिर आगे ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई पाथ है, फिर आगे ये एक पाथ हो गया अलग से, ये दूसरा पाथ अलग से हो गया, फिर ये अकेला पाथ दो पाथ्स में डिवाइड हो रहा है इस तरह से। तो जैसे इस डायग्राम में कि ये पॉइंट है जहाँ पर दो पाथ मिल रहे हैं, बाद में दो पाथ निकल रहे हैं। तो पाथ तो सिंपल सी कोई बात है, कोई सर्किट है, कोई मतलब जहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। लेकिन जंक्शन की जब बात होती है, जहाँ पर दो या दो से अधिक पाथ जो है ना आकर मिल रहे हैं, ये पॉइंट है ना एक जंक्शन है, ये पॉइंट एक जंक्शन है। जैसा कि आप लोग इसको रेलवे स्टेशन से समझ सकते हैं कि एक तो कोई रेलवे स्टेशन होता है, कोई रेलवे जंक्शन होता है। रेलवे जंक्शन का मतलब है कि वहाँ पर जो पटरी जा रही है, जो रास्ता जा रहा है वहाँ से जंक्शन से, वो किन्हीं भी वो आगे जाकर दो पाथ में इस तरह से डिवाइड होता है। मान लीजिए वो जैसे कि यहाँ पर है, इधर इधर जाएगा। जैसे मैं आपको एक नरवाना का एग्जांपल ले लेता हूँ। नरवाना जंक्शन है, तो जैसे उचाना के साइड से ट्रेन आ रही है, वो एक जाखल की तरफ जा रही है और एक कैथल की तरफ जा रही है। लेकिन उचाना जो है ना, अगर उचाना की बात करते हैं, यहाँ पर उचाना है, वहाँ पर एक ही पाथ है। तो उचाना जंक्शन नहीं है, स्टेशन है, और नरवाना जंक्शन है। तो जंक्शन की बात ये है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रास्ते निकलते हो जहाँ से, वो जंक्शन होता है। एक होता है पाथ, एक होता है लूप। लूप क्या हो गया कि जैसे ये हो गया इस तरह से। सेकंड जो ला है उसमें समझ मतलब ये काम आएगा लूप, कि हम जहाँ से चले थे वापस वहीं पे आ गए, वो लूप हो जाता है। तो देखिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ समझ लीजिए। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको करंट लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि करंट लॉ के बारे में KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट the algebraic sum of all the currents meeting at any junction is 0। किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट्स आके मिल रही हैं, सबका सम क्या होगा? सबका सम 0 होगा। इस लॉ को जंक्शन रूल भी कहते हैं। द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन, अगर हम ये कन्वेंशन, कुछ एक कन्वेंशंस यूज करनी है, तो कुछ नहीं है, किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट्स आके मिल रही हैं उन सब का सम 0 होगा। लेकिन एक कन्वेंशन यूज करनी है कि भाई जो करंट आ रही है उनका सम, और जो करंट जा रही है उनके सम, मतलब जो करंट आ रही है उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो वहाँ से जा रही है उनको हम नेगेटिव लें। जैसे इस पॉइंट की बात करते हैं, इस जंक्शन पे I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, इनको अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, I3 जा रही है और I4 जा रही है। सॉरी, दोबारा से बता रहा हूँ मैं, I1 करंट आ रही है,
I2 जा रही है, I3 करंट आ रही है और I4 करंट जा रही है। तो I1 और I3 पॉजिटिव ले ली और I2 और I4 जो है ना वो नेगेटिव ले ली, और सबका सम अलजेब्रिक सम में नेगेटिव हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। सबका सम क्या हो गया, वो 0 के इक्वल हो गया, सबका सम 0 के इक्वल हो गया है। हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 जो है ना वो I3 प्लस I4 के इक्वल है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट है, और एक तरह से कह सकते हैं आप कि जितनी करंट आ रही है उनका सम जितनी करंट जा रही है उनके सम के बराबर है, ये स्टेटमेंट भी है। अलजेब्रिक सम 0 है, लेकिन अलजेब्रिक सम में आने वालों को पॉजिटिव और जाने वालों को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। इसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ के लिए आप समझ लीजिए कि 1 सेकंड में जितना चार्ज इस पॉइंट पे आएगा उतना ही चार्ज 1 सेकंड में जाएगा। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये कि 1 सेकंड में जितना चार्ज आएगा ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो दिस लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है ना किस लॉ पर डिपेंड करता है, इस तरह से। तो आप कह सकते हैं कि 1 सेकंड में जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज वहाँ से जाएगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ दूसरे लॉ की बात करते हैं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं इसको, और लूप लॉ भी बोलते हैं। लूप का मैंने बताया था, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये डायग्राम इसके लिए यूज़ नहीं है, डायग्राम यूज़ ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती से ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को अलग वीडियो में समझेंगे। इस न्यूमेरिकल का डायग्राम यहाँ पे बन गया, लेकिन जो ये डायग्राम है, जो ये हमारी जो स्टेटमेंट है उसका डायग्राम यहाँ पर है, उसको समझेंगे आसानी से। पहले आप स्टेटमेंट समझिए। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस and current in each part of a closed circuit is equal to algebraic sum of the EMFs in that closed circuit। क्लोज सर्किट की बात, क्लोज सर्किट कह लीजिए या फिर लूप कह लीजिए, किसी भी क्लोज सर्किट में जैसे कि ये है, वैसे ये डायग्राम भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने अगर इस आगे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा डायग्राम है। जैसे कि इस क्लोज सर्किट की एक क्लोज सर्किट है, हम यहाँ से चले थे, यहाँ इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, एक ये है, और एक इधर गए और इधर गए इधर गए, एक ये है। ये लूप है कि जहाँ से चले से और एक इधर जाकर, ये 3 लूप बनते हैं इस डायग्राम में। तो मान लीजिए A to B C D E F A एक लूप है, और ये भी एक लूप है, और ये भी एक लूप है। किसी लूप में किसी क्लोज्ड पाथ में मान लीजिए यहाँ पर I1 करंट फ्लो कर रही है, I2 करंट फ्लो कर रही है, और R2 यहाँ का रेजिस्टेंस है, I2 R2 का प्रोडक्ट, और भी जितने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस और करंट है सबका प्रोडक्ट यहाँ पर लिख रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। भाई किसी भी रास्ते से जो रेजिस्टेंस है और जो करंट है दोनों का प्रोडक्ट, और उस लूप में बाकी जितने हमने वोल्टेज लगा रखी है, जितनी हमने EMF लगा रखी है, बैटरी सेल लगा रखी है, उनकी EMF के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। एक सिंपल सी बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है, अगर इसकी वोल्टेज V है और यहाँ पे I करंट फ्लो करिए, R रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल टू IR होगा। अगर हो सकता है यहाँ पर मैं दोबारा से बना देता हूँ कि 2 रेजिस्टेंस होते, एक रेजिस्टेंस और होता इस तरह से, और ये R1 है और ये R2 है। अब क्या होता, V इक्वल टू I R1 प्लस I R2 का इक्वल हो जाता। बस सीधी बात ही है, यही बता रहा हमारा दूसरा लॉ। तो इस लॉ को लूप रूल भी कहते हैं, लूप लॉ भी कहते हैं, फिर लूप रूल भी कह सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए डायरेक्शन मेजर करने के लिए और किसी तरह से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है आप लोगों ने, और इससे न्यूमेरिकल अलग कराऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल कर लीजिए, कंसीडर सर्किट डायग्राम ABCDEFA। जैसे ये डायग्राम है ABCDEFA, आपने ये चीज़ें नहीं नोट करनी है, ना इनको समझना है यहाँ से यहाँ तक।
मतलब जो एक तो स्टेटमेंट और एक ये चीज़ है जो मैं अभी करा रहा हूँ, यहाँ से लेकर बस यहाँ तक और कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। समझिए, कंसीडर, अगर हम इस लूप को कंसीडर करते हैं, इस लूप को, तो देखिए यहाँ पे जो साइन कन्वेंशंस है उनको भी याद रखना है, साइन कन्वेंशंस को भी याद रखना है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है और आप उसी रास्ते से जा रहे हैं, जो आपने लूप कंसीडर किया है, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं लूप को किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए, और आप इस तरह से भी जा सकते हैं। आपने किसी एक रास्ते से जाना है, अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो जो रास्ते में करंट आ रही है, अगर वो आपके सेम दिशा में है, आपकी सेम डायरेक्शन में है, तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर अपोजिट में है तो उसको नेगेटिव लेंगे। इसके अलावा अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को फेस कर रहे हैं, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को फेस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर उसकी वोल्टेज को नेगेटिव लोगे, या फिर दूसरी तरफ पॉजिटिव लोगे। और एक दोबारा समझ लीजिए दूसरे तरीके से, कि मान लीजिए जब आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर करंट सेम है, तो आपने I1 R2 पॉजिटिव ले लिया, फिर आप इधर गए I3 R4 उसको भी पॉजिटिव ले लिया, फिर आपके पास सामने बैटरी भी आई है, बैटरी की EMF है E3, और आप किस फेस को, इसके अगर आप नेगेटिव टर्मिनल को आप जब जा रहे हैं इधर, तो आपको कौन सा मिला पहले, नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला। अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला तो इस तरफ, ये तो इक्वल टू है, इक्वल टू से इस तरफ है ना, आप इसको नेगेटिव लोगे। अगर आपने इसको नेगेटिव लिया तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सीधी बात ये। फिर आप इधर गए, यहाँ पर I3 नहीं R3 I5 ले लिया आपने पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। फिर यहाँ पर I4 R6 आपने पॉजिटिव ले लिया, और फिर नेगेटिव टर्मिनल को फेस किया, इधर नेगेटिव लेंगे, दूसरी तरफ वो I1 क्या होगा, E1 क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, और I1 R1 वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आपका लूप अप्लाई हो गया। इस तरह से अगर आप बात करते हैं ABEFA पर, ABEFA, यहाँ पर देखिए आपने इधर गए, इधर क्या पॉजिटिव I1 R2, इधर गए I2 R3 वो भी आपने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव टर्मिनल को फेस किया, तो इधर तो क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा क्या, E2, और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव होगा, इक्वल के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं कि मान लीजिए समेसन IR और प्लस समेसन E वो 0 का इक्वल है, तो आपने क्या करना है, अगर नेगेटिव टर्मिनल को फेस कर रहे हैं तो आपने नेगेटिव लेना है, और पॉजिटिव टर्मिनल को फेस कर रहे हैं तो आपने पॉजिटिव लेना है। उसके बाद दूसरी तरफ जाकर वो क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह का सॉल्यूशन आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन होता है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा दूसरा जो बात है, आपने सिर्फ इनकी स्टेटमेंट याद रखनी है और बाकी